नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान और ये उसका भाग 2 है। इससे पहले मैंने आपको भाग 1 में 1918 तक जो भी हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ाया है। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि हम पूर्वांचल आईएएस में जो छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा का पूर्ण पाठ्यक्रम है वो आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के साथ। आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाकर पूर्वांचल आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां पर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का राज्य सेवा परीक्षा, एनसीईआरटी की किताबों में जो पाठ्यक्रम है अलग अलग विषयों का, उन पे भी हमारे पास ये सारे ही कोर्सेज ऑनलाइन उपलब्ध है, जो कि आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। घर बैठे इन सब का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं रॉलेट एक्ट से। मैंने आपको बताया कि जब भाग 1 में आपको पढ़ा रही थी तो 1918 तक का भाग मैंने खत्म कर दिया है। देखते हैं कि आखिर उसके आगे क्या हुआ और छत्तीसगढ़ ने अपना क्या योगदान दिया। तो देखिए, 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसके हिसाब से जो सरकार है वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी बिना ट्रायल किए, बिना कोर्ट में पेश किए 2 वर्षों के लिए। इस तरह का ये कानून था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। ये प्रस्ताव 1919 में आया तो इसको लेकर पूरे भारत में ही आंदोलन हुआ, हर कोई इसके खिलाफ था। तो इस आंदोलन में भी छत्तीसगढ़ का योगदान था। छत्तीसगढ़ में भी बहुत जगहों पे लोगों ने इसका विरोध किया, जैसे कि रायपुर में माधवराव सप्रे जी, रविशंकर शुक्ला और महंत लक्ष्मी नारायण दास थे, जिन्होंने इसके अगेंस्ट में, या फिर कहना चाहिए इसके खिलाफ आंदोलन किया। बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेड़ीलाल और यदुनंदन प्रसाद, रतनपुर में पुरुषोत्तम दास। देखिए, बात यहाँ पे समझिए कि जब आप इतिहास का ये वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का, तो चाहे आपके प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर चाहे आपकी मुख्य परीक्षा हो, आपको इन लोगों के बारे में जानना जरूरी है और ये भी जानना जरूरी है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ ने क्या किया, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा व्यक्ति कहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि रॉलेट एक्ट जो था, काला कानून 1919 का जो प्रस्ताव है, इसके खिलाफ बिलासपुर में किस किसने आंदोलन किया था या किसने नहीं किया था, और आपको 4 विकल्प दे दिए, तो आपको याद होना चाहिए कि किसने वहां पे आंदोलन किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, 1920 में एक किसान और श्रम सम्मेलन हुआ राजिम में, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, मतलब वो सहयोगी थे, रविशंकर शुक्ला जी भी थे और माधवराव सप्रे थे। तो ये कहाँ पर हुआ? राजिम में किसान और श्रम लोगों को लेकर ये सम्मेलन हुआ, ताकि हम जान सके कि उनकी दिक्कतें क्या है, क्या वो चाहते हैं, कैसी स्थिति है। ठीक है। उसके बाद मार्च 1920 में खिलाफत समिति की स्थापना की गई। देखिए, एक खिलाफत समिति जो है वो भारत में भी बनी थी, भारत के स्तर में बनी थी, लेकिन ये जो खिलाफत समिति बनी, ये कहाँ बनी? ये छत्तीसगढ़ में बनी, रायपुर में। दरअसल असगर अली ने इसे बनाया था और रायपुर में उनका साथ दिया है पंडित रविशंकर शुक्ला ने। बिलासपुर से भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस समिति की स्थापना में साथ दिया, वो थे वजीर खान, अकबर खान और हकीम खान। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खिलाफत कमेटी जो थी या खिलाफत समिति जो थी, उसकी स्थापना रायपुर में हुई थी, छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं हम बंगाल नागपुर कॉटन मिल हड़ताल की तरफ। तो देखिए, दरअसल राजनांदगांव में एक कॉटन मिल स्थापित हुई थी, जो कि बहुत ही यहाँ की प्रसिद्ध है, बंगाल कॉटन के नाम से। राजनांदगांव जो एक जगह है वहां पर हुई थी। तो दरअसल इन लोगों ने एक हड़ताल की, जो कि हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की पहली मजदूर हड़ताल थी, जो हुई 1920 में। इसकी अवधि 36 दिन की थी। आप ये अवधि भी याद रखिएगा, क्योंकि ये अवधि भी सवाल में पूछी जा चुकी है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा में, और भी जो व्यापम वगैरह की परीक्षा होती है उसमें भी पूछी गई है। इसके नेता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और एक चीज जो ध्यान रखने की है कि इस समय जो वी गिरी थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया, श्रम के हित के लिए ये काम करते थे। वी गिरी बहुत ही प्रसिद्ध है, वो छत्तीसगढ़ आए थे इस दौरान। तो देखिए, जो पहली मजदूर हड़ताल हुई ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में, वो हुई थी 1920 में। और उसकी वजह क्या थी कि काम के घंटे बहुत अधिक थे, लेकिन उनको मजदूरी जो मिलती थी, मजदूरी जो पैसे मिलते थे वो बहुत कम मिलते थे। तो इसके लिए इन लोगों ने ये हड़ताल की। उसके बाद दूसरा आंदोलन भी हुआ, मतलब दूसरी हड़ताल भी हुई 1924 में। इसमें भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह का ही नेतृत्व था।
विरोधी नीति मतलब जो उन्होंने नीतियां बनाई थी, जो इसके जो ओनर लोग थे उन लोगों ने जो नीतियां बनाई थी वो मजदूरों के खिलाफ थी, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया। और फिर उसके बाद तीसरी श्रम हड़ताल भी हुई यहीं पर 1937 में इन्हीं के नेतृत्व में। उसमें वेतन में कमी कर दी गई थी, तो जिसकी वजह से ये हड़ताल हुई। मैंने ये तीनों हड़ताल एक ही जगह आपको लिखकर दे दिए ताकि आपको सहूलियत रहेगी पढ़ते वक्त। देखिए उसके बाद गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि गांधी जी अपने आप में ही बहुत जरूरी है जब बात आपके सवालों की आती है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो जाए चाहे मुख्य परीक्षा। और वो छत्तीसगढ़ पहली बार कब आए? 20 दिसंबर 1920 को। उन्हें आमंत्रण दिया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। मैं यहाँ पे पेन का कलर बदल देती हूँ। देखिए उनके साथ और कौन आए थे? मौलाना शौकत अली आए थे। ये जब आए तो ये धमतरी में गए 21 दिसंबर 1920 को और वहां पे लोगों को संबोधित किया। रायपुर में भी इन्होंने लोगों को संबोधित किया और आनंद पुस्तकालय समाज के पास जो महिला समूह था उसको संबोधित किया। और यहाँ से धमतरी से और रायपुर दोनों ही जगह से इनको इनकी तिलक स्वराज जो फंड बना था उसके लिए पैसे मिले। लोगों ने अपनी तरफ से पैसे दान किए। देखिए ये आए क्यों थे ये जानना जरूरी है। दरअसल एक कंदेल नहर सत्याग्रह हुआ था जिसमें भाग लेने के लिए आए थे। हुआ ये था कि ये जो कांडल कैनल सत्याग्रह या नहर सत्याग्रह है, एक माड़म सिल्ली बांध है धमतरी के पास में, वहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक नहर बनाया था, कैनल जिसको बोलते, तो नहर बनाए थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, नहर से ही पानी छोड़ते थे और जब पानी वो जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके जमीन पर पहुंचता था तो उनको एक कर देने के लिए कहा जाता था कि पानी हम आपको दे रहे हैं, हम सिंचाई कर रहे हैं आपके जो जमीन है उसकी, तो आप हमको पैसे दीजिए। तो ये पहले तो ये लोग मान गए किसान लोग, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ये जबरदस्ती वसूलने लगे, ज्यादा पैसे लेने लगे। और एक रात को क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश हुई। अब बारिश हुई तो जो किसान लोगों की जो जमीन थी ना, वो जमीन पूरी क्या हो गई, बारिश के पानी से भर गई। लेकिन वो बारिश का पानी था, ये नहर से आया हुआ तो पानी था नहीं। लेकिन उसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इन किसानों को बोला कि ये जो पानी आया है इसके लिए हमें पैसे दो। तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, वहां पे ये कांडेल नहर सत्याग्रह जो है वो शुरू किया। ये धमतरी के पास में हुआ था, माड़म सिल्ली जो बांध है वहां पर। और गांधी जी इसी के लिए यहाँ पे आ रहे थे। पर जैसे ही ये ब्रिटिश सरकार को पता चला कि गांधी जी आ रहे हैं तो उन्होंने तुरंत ही जो नहर का जल कर था वो रद्द कर दिया। तो गांधी जी के आने से पहले ही दरअसल ये सत्याग्रह समाप्त हो गया। और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो कर था ये वाला वो माफ कर दिया, कहना चाहिए रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि गांधी जी का आना तय हो चुका था तो वो आए। लेकिन आप याद रखिएगा कि वो आए तो इसी उद्देश्य से थे। ये अलग बात है कि उनके आने की खबर सुन के ही जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो कर है वो रद्द कर दिया था। फिर असहयोग आंदोलन हमारा 1920 में हुआ। देखिए रॉल अटैक था, खिलाफत जो हो रहा था आंदोलन, वो सबको मिला के उससे त्रस्त होके फिर गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया। असहयोग आंदोलन में हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो हमने बहुत सी चीजों का बहिष्कार किया। हमने उन लोगों के सामानों का बहिष्कार किया, अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी, और वकालत जो लोग कर रहे थे उन्होंने उसका बहिष्कार किया। कई लोगों को जो टाइटल शीर्षक मिले हुए थे, उपाधि मिली थी, वो उन्होंने छोड़ दी। हमने स्कूल्स बनाए जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के स्कूल थे, अपने स्वदेशी थे, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमने की। तो वकालत का बहिष्कार भी हमारे छत्तीसगढ़ से कुछ लोगों ने किया, जैसे कि दुर्ग से ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, घनश्याम सिंह गुप्त थे, रत्नाकर झा, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव, रायपुर से डी.के. मेहता और रामदयाल तिवारी। आपको इनके नाम याद रखने होंगे। ये भी याद रखना होगा कि ये सारे के सारे क्या थे, वकील थे, और इन लोगों ने ना अपनी वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद कई लोग थे जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, जो सरकारी नौकरी में थे लेकिन उन्होंने उसका त्याग कर दिया, जैसे कि यदुनंदन प्रसाद, आपके लक्ष्मी नारायण वर्मा, सोमेश्वर सिन्हा, शिवलाल शर्मा। इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे स्कूलों की स्थापना हुई, जैसे कि रायपुर में, बिलासपुर में, धमतरी में, राजनांदगांव में। नगर पंचायत की भी स्थापना हुई ताकि हम स्वदेशी तरीके से पंचायत चला सके, और रायपुर में ये हुई जसकरण डागा के नेतृत्व में, धमतरी में ये हुई बाजीराव कृदांत के नेतृत्व में। तो कुछ इस तरह से असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ ने अपने योगदान की शुरुआत की। फिर उसके बाद देखिए 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी जो है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बिलासपुर में एक भड़काऊ भाषण दिया, और उसके बाद क्या हो गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अक्सर ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि कोई भाषण दे रहा होता तो उसके बाद गिरफ्तारी कर लेते थे।
यहाँ पे भी वही हुआ और इनको जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। इन्होंने मार्च में भाषण दिया था, लेकिन इनको मई में जबलपुर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको बिलासपुर जेल में लाकर के कैद कर दिया गया। तो जब ये कैद थे तो इन्होंने 3 कविताएं लिखी और ये कविताएं आपको याद रखनी है इनका नाम, क्योंकि ये पूछी जाती है। इनकी पहली कविता थी पुष्प की अभिलाषा, फिर थी पर्वत की अभिलाषा और ये है तीसरी पूरी नहीं सुनोगे तान। और इन्होंने कर्मवीर पत्रिका का भी प्रकाशन किया है फरवरी में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारा काम किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। इसी दौरान 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने रायपुर में सत्याग्रह आश्रम जो है उसकी क्या की स्थापना की। ये सुंदरलाल शर्मा है। तो ये सब हुआ 1921 में। उसके बाद 1922 में एक जंगल सत्याग्रह हुआ, जब असहयोग आंदोलन बिल्कुल इस समय चल ही रहा था। उसी दौरान ये सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ। देखिए, सिहावा धमतरी के पास में एक जगह है जहाँ पे सत्याग्रह हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जब से ये ब्रिटिशर्स आए थे, इनकी जो नीतियां थी वो बहुत ही दमन करने वाली थी। इन्होंने कर बहुत बढ़ा दिया था, जमीन का जो कर है, पूरा सिस्टम ही जो नीतियां थी वो पूरी की पूरी बदल दी थी। जनजाति वाले जो लोग थे, जनजातियों को उनके जो फॉरेस्ट है, वन है, वहां पे जाने की इजाजत नहीं थी, उनकी जाने में रोक लगा दी गई थी। उनकी वो जीवन साधन का तरीका था। तो इस तरह से लोग बहुत ही परेशान हो गए थे और वो सब की वजह से यहाँ पर ये जंगल सत्याग्रह हुआ असहयोग आंदोलन के दौरान ही। तो ये याद रखिएगा कि जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ है ये असहयोग आंदोलन के समय पे हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह माना जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? श्यामलाल सोम ने, पंचम सिंह, विशंबर पटेल और शोभलाल साहू। और इसमें मार्गदर्शन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, नाथूजी जगताप और नारायण राव मेघवाले ने। ठीक है, और इसी सब में पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघवाले को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो जब सुंदरलाल शर्मा जेल में थे, रायपुर जेल में, तब उन्होंने एक पत्रिका लिखी जिसका नाम था कृष्ण जन समाधान या समधन। और ये एक हस्तलिखित पत्रिका थी, मतलब कि हाथ से लिखी हुई पत्रिका थी, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 1922 में ही वो चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गांधी जी ने। अब जब स्थगित हो गया तो उसके बाद 1923 में क्या हुआ, कांग्रेस में एक अलग पार्टी बन गई जो थी स्वराज पार्टी। इसको बनाया था CR दास ने और मोतीलाल नेहरू जी ने। CR दास को देखिए देशबंधु भी कहा जाता था। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू अब चाहते थे कि वो परिषद में प्रवेश करें और उस तरह से सरकार की नीतियों का विरोध करें। तो उन्होंने अपनी एक स्वराज पार्टी बनाई। रायपुर से इस पार्टी में पंडित शुक्ला जी और शिवदास सदगरा जी और बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल जो है वो सदस्य बने। तो उसके बाद नवंबर 1923 में क्या हुआ, चुनाव हुआ जिसमें स्वराज पार्टी ने जीत हासिल की। और जो ये जीत मिली उसमें छत्तीसगढ़ से ये छेदीलाल जी और ई राघवेंद्र राव जो है उन्होंने परिषद में प्रवेश किया। ठीक है, उसी समय 1923 में ही नागपुर में ना एक झंडा सत्याग्रह हुआ। उसमें पंडित रविशंकर शुक्ला और पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भाग लिया। यहाँ तक कि हमारे जो बिलासपुर के क्रांति कुमार थे उन्होंने भी अपना सहयोग दिया और भारतीय धमतरी तहसील के लोगों ने भी इस झंडा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद देखिए जब ये असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो गांधी जी ने थोड़ा सा अपना जो तरीका था वो बदला और वो इस समय सामाजिक सुधार की तरफ ज्यादा लग गए। तो इसी समय 1924 में कांग्रेस का एक अधिवेशन कहाँ हुआ, बेलगाम में हुआ। उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने ही की थी और वहां पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और भी जो अन्य मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे, उसकी बात की, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात की। उन्होंने जो अछूत है उनको एक अच्छे से उनका उत्थान करने की, हरिजन्स जो थे उनको अपलिफ्ट करने की बात की। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। तो हमारे छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा और महंत लक्ष्मी नारायण दास और नाथूजी जगताप ने ये जो बेलगाम वाला अधिवेशन है इसमें भाग लिया था। ठीक है, और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे ये गांधी जी से बहुत प्रेरित भी हुए, गांधी जी के इन कथनों से बहुत ये प्रेरित भी हुए। तो ये जब वापस छत्तीसगढ़ आए तो इन्होंने एक सतनामी आश्रम का क्या कहते हैं स्थापना किया, ये विभिन्न कार्य करने के लिए जिनके बारे में गांधी जी ने बात की। तो सतनामी आश्रम किसने स्थापित किया, ये स्थापित किया है सुंदरलाल शर्मा जी ने। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल और घनश्याम सिंह के सहयोग के साथ।
फिर 1925 के दौरान क्या हुआ, महात्मा गांधी उस समय अस्पृश्यता पर विरोध कर रहे थे, मतलब जो अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ पे थी उसके खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो उस समय क्या हो, त्रवणकोर में एक वाइकॉम जो जगह है वहां पे मंदिर था महादेव का, तो यहाँ पर जो अस्पृश्यता लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं थी। तो महात्मा गांधी ने उन लोगों को मंदिर में प्रवेश करवाया। इस बात से पंडित सुंदरलाल शर्मा बहुत ही प्रभावित हुए, तो और उन्होंने क्या किया, एक हिंदू सभा रखी, कहाँ पे, राजिम में, 8 नवंबर 1925 को। और वहां पर बहुत सारे धार्मिक गुरु और सब लोग आए थे, समाज सुधारक, और उन लोगों ने ये तय किया कि अगर कोई अछूत मंदिर में प्रवेश भी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्र के अनुसार ये बिल्कुल वो कर सकता है। और इसीलिए फिर 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो हमारा राजीव लोचन का मंदिर है राजिम में, वहां पर अछूतों को प्रवेश कराया नारायण राव मेघवाले की मदद से। और साथ ही में उन्होंने जनेब भी करवाया उन लोगों का, और उन्हें शराब मदिरा वगैरह से दूर रहने के लिए कहा। और खुद भी पंडित सुंदरलाल शर्मा उनके घर में जाकर दूध पीकर आए, ताकि वो ये जो अनटचेबिलिटी वाली जो चीज है, अछूत वाला जो चल रहा था, उसको हटा सके, उसको समाज से मिटा सके, मिटाने की एक कोशिश कर सके। और उनके इस कार्य में और भी लोगों ने उनका साथ दिया, जैसे कि राहुल, R.K. नारायण, राम मेघवाले, ठाकुर प्यारे लाल, घनश्याम सिंह, ये सारे लोग थे जिन्होंने कि ये जो सामाजिक कार्य हो रहा था इनमें इनका साथ दिया। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन से लेकर के उसके बाद तक छत्तीसगढ़ अपना योगदान देता रहा है, और दरअसल इसके आगे भी छत्तीसगढ़ अपना योगदान देता रहा है। तो मैं आपके लिए एक भाग 3 लेकर के आऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि आगे का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जैसे कि भारत छोड़ो हुआ, और भी जो आगे हुए, उसमें छत्तीसगढ़ क्या योगदान दिया। और मैं फिर से बता दूं कि पूर्वांचल IAS में पूर्ण CGPSC का छत्तीसगढ़ राज्य सेवा का कोर्स है, और भी बहुत सारे कोर्स है, आप बिल्कुल जाकर देखिए, मुझे यकीन है कि आप सफलता प्राप्त करेंगे।